जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। स्पष्ट आ रहा है चित्र? कोई जुड़ा नहीं था सर क्या आज? नहीं, आज हम सोचे थे रिकॉर्ड करके डाल दें, तब तक आप आ गए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आवाज़ आ रही है स्पष्ट? हाँ आ रही सर। अच्छा, अच्छा, तो ठीक है, तो शुरुआत शुरुआत करते हैं, हाँ। तो वो ठीक सर। वीडियो देखा था, जी हिंदी सर भाषा देखे का थे। विकास। हाँ, उस पर पूरा देखे थे। वीडियो बनाते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे बन सकते थे, वो सभी उसमें जो है कवर कर लिए थे। ठीक तो है। आज जो है, ठीक हाँ, है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, है ना। तो वैसे तो हिंदी वर्णमाला पढ़े हो, लेकिन आज कुछ खास ही इसमें पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन ठीक बनते है। हैं और जो हमारा एकेडमिक में छूट चुका है, एकेडमिक में जिन बातों को आपने नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो उनको यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हिंदी वर्णमाला आखिर है क्या, वर्णमाला होता क्या है। तो आप जानते ही हैं कि छोटा से लेकर के, जब आप अकादमी में पढ़ते हैं तो छोटा से लेकर के और ज्ञा तक, है ना, छोटा से लेकर के ज्ञा तक के जो वर्ण होते हैं, तो इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कह दिया जाता है। तो अगर हम बात करें वर्ण की, तो वर्ण क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना। भाषा हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि जो भाषा होती है वो क्या होता है, भाषा क्या होता है भाई? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होता है उसी को हम भाषा कहते हैं, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्त करने का माध्यम या साधन को ही भाषा कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे हमने कहा आ, ठीक है। तो अगर हमने आ कहा तो ये आपकी क्या हो गई, ध्वनि हो गई। लेकिन जब इसी ध्वनि को लिख दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे ये हो गया आ, है ना। हमने कहा का, तो ये जो का हो गया ये आपकी क्या है, ध्वनि है। हमारे मुंह से जो उच्चारण निकल रहा है, जैसे हमने कहा का, तो ये जो का है ये आपकी क्या हो गई, ध्वनि हो गई। लेकिन उसी का को जब हमने लिखित रूप में रिप्रेजेंट किया, जब लिखित रूप में हमने इसको आपके समझ प्रस्तुत किया, तो यही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ण आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। वीडियो रुक जाता है सर कभी कभी। वो नेटवर्क की वजह से दिक्कत होगी। जी सर। ये, हाँ, रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में आप इसको देख सकते हैं। तो ये इतना समझ में आ गया भाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ठीक है, वर्ण जी। कहा जाता है। अब ये वर्णमाला क्या होता है? तो यही जो आपके वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जी सर। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है कि जैसे जो भाषा होती है ना, भाषा होती है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी ध्वनि है, ठीक है। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वैसे तो ध्वनि होती है, लेकिन अगर ध्वनि ऑप्शन में ना दे करके और उसकी जगह पर वर्ण दे रखा हो तो सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही दे रखे हैं, ध्वनि भी दे रखा है और वर्ण भी दे रखा है, तो आप पहले ध्वनि को प्रीफर करेंगे, ठीक है। पहले आप ध्वनि को सिलेक्ट करेंगे वहां पर। तो ध्वनि ध्वनि के बाद आपका वर्ण आता है और वर्णों से ही मिलकर क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर आपका वाक्य बनता है, ठीक है। यही वाक्य क्या होता है, लिखित आधार पर इसी को वाक्य कहते हैं और बोलने के आधार पर इसी को हम क्या कह देते हैं, भाषा कह देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ध्वनि, ठीक है। तो ये जो ध्वनि है ये भी बोलने के आधार पर, ध्वनि होती है, लेकिन जो इसका लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण कहते हैं।
ठीक है, यहाँ पर बार बार एक शब्द आ रहा है भाषा। तो हो सकता है कभी कभी भाषा ही पूछ लेता है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाषा है वो किस शब्द से बना है। तो जो भाषा है वो संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से बना है। ठीक है, तो इतनी बात क्या आपको क्लियर हो गई? तो अब देखते हैं कि जो आपकी हिंदी वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं या 52 वर्ण होते हैं। लेकिन अगर हम ये वर्णमाला जो हमने यहाँ पर लिख रखी है, अगर इसको हम काउंट करें, तो काउंट करने पर आपको यहाँ पर 49 वर्ण ही मिलेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पर कोई भी हमने वर्ण मिस नहीं किया है। देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ, है ना, बड़ाओ रेड़ ए आय ओ आओ अं आ। ठीक है, तो ये हो गए, ये आपके कुल मिलाकर कितने होते हैं, यहाँ तक आपके 13 हो गए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं का खा गा घा गा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा रा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। अच्छा, इनको क्या कहा जाता है, तो जरा इसको भी हम देख लेते हैं कि ये जो आपके होते हैं का से लगा करके और माँ तक, का से लगा करके माँ तक, ये आपकी 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5। और प्रत्येक लाइन में आपके 5 वर्ण हैं, का खा गा घा गा, 5 है ना। तो ये 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। तो ये टोटल आपके कितने हो गए, तो ये आपके हो गए 25। ये आपके 25 हो गए। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, इनको किस नाम से जानते हैं, तो जरा यहीं पे लिख लेना। इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, या इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 25 होती है, 25 होती है। तो ये आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं या स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, ये का से लगा करके माँ तक के जो वर्ण होते हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 25 या 25 होती है। अच्छा, इसमें जो ये लाइन होती है सबसे आखिरी की, है ना, तो अगर यहाँ से आप जरा काउंट करो, 1 2 3 4 5, है ना, ये जो अंगा है ये कौन सा अक्षर है, 5वां अक्षर है, मतलब वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर है। यहाँ से जरा देखो, 1 2 3 4 5, ये भी कैसा, 5वां। तो ये जो 5वें अक्षर होते हैं वर्गीय व्यंजन के, जो 5वें अक्षर होते हैं, इनको देखो किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम पंचमा अक्षर कहते हैं, पंचमा अक्षर। इनको एक तो हम पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या इसी को आप नासिक, नासिक या अनुनासिक, या अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो इन्हीं को आप कहते हैं, ये जो अंगायाना नामा होता है, अंगायाना नामा। ठीक है, तो इनको हम पंचमा अक्षर या नासिक के या फिर अनुनासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया पंचमा अक्षर के बारे में। अब देखो, ये जो आपके या रा ला वा होते हैं, ये चार,
इन चार को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अगर पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो या, रा, ला और वा, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके साथ साथ ये जो आपके होते हैं शा, शा, शा और हा, है ना, तो इसको हम कहते हैं, इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, इनको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो अब अगर हम एक बार इनको काउंट करके देखें कि ये टोटल कितने होते हैं, तो 13 तो यहाँ से हो गए, ये 13 प्लस आपके 25, 25 आपके ये वर्गीय व्यंजन हो गए, और 4 आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, 4 और प्लस 4 ही आपके क्या हो गए, 4 आपके हो गए ऊष्म व्यंजन, है ना। और यहाँ पर ये 3 और हैं, चलो इनको जोड़ते हैं, अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो 4 4 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6, हासिल आया 1, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो ये टोटल कितने हो गए 46। लेकिन अभी ये छत्र और ज्ञा, है ना, ये 3 अभी वर्ण और बच गए हैं, तो अगर इनमें इन 3 को और जोड़ दें तो कुल मिलाकर ये कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। तो देखो और कौन कौन से होते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी लिख लेना कि हिंदी हिंदी वर्ण माला में, हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर के लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपने काउंट करके देखा, ये सिर्फ कितने हुए, 49 हुए। तो देखो इनको 52 कैसे पूरा किया जाता है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने लिखा है छ, त्र और ज्ञा, ठीक है, यहीं पर एक और वर्ण आ जाता है जिसको हम कहते हैं श्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, श्रा कहते हैं। तो ये आपका एक तो ये बढ़ गया, और दो इसमें और बढ़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं द्विगुणित, द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन। ये कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका ये आपका हो जाता है रा, ठीक है, एक ये हो जाता है, और दूसरा ये हो जाता है ये, ठीक है, तो दो आपके ये हो जाते हैं यहाँ पर, तो दो, एक ये बढ़ गया और एक आपका श्रा बढ़ गया, तो इस प्रकार से 3 और इसमें बढ़ जाते हैं, तो ये आपके टोटल कितने हो जाते हैं, 52 वर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो आपके चार होते हैं छ, त्र, ज्ञा और श्रा, ठीक है, छ, त्र, ज्ञा और श्रा, इनको क्या कहते हैं, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी आप नाम याद रखेंगे, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये आपका होता है संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर कुछ और जान लेते हैं, ये संयुक्त क्यों होता है, क्योंकि ये जो आपका छा होता है, ये छा जो होता है, ये दो वर्णों के मेल से बनता है। किन किन दो वर्णों के मेल से बना होता है, तो ये जो आपका छा से छतरी वाला छा होता है, ये का के नीचे हलंत लगा दिया, मतलब आधा का, और प्लस ये आपका सा, ठीक है, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। ये जो सा से षटकोण होता है,
इसको मूर्धन्य सा कहते हैं क्योंकि ये मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, तो इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये जो छा है वो का और सा से मिलकर बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से जो आपका त्रा है, तो ये आपका ता के नीचे हलंत और प्लस रा, इसके मिलने से बनता है। और जो आपका ज्ञा है, ये आपका जा के नीचे हलंत प्लस या, इनके मिलने से आपका ज्ञा बनता है। और जो आपका श्रा है, ये आपका सा, इसको तालुसा कहते हैं, और प्लस आपका रा, तो इनके मिलने से आपका श्रा बन जाता है। इसलिए इन चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे तो ये तो लेखन के आधार पर हमने बताया कि लेखन के आधार पर जो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है वो 52 है। लेकिन अगर उच्चारण के दृष्टि से देखा जाए तो उच्चारण की दृष्टि से आपके 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं। तो ये आपके होते हैं उच्चारण के स्थान पर। लेकिन आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें लेखन के आधार पर ही अक्सर पूछा जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 सा आपके आते हैं। एक ये सा होता है, सा से शरीफा, है ना। ये सा से षटकोण होता है, और ये आपका सा से सर होता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका सा होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। तो इसको इसको तालु सा कहते हैं, है ना। इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसको तालु सा कहते हैं। जो दूसरा सा है, ये आपका, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहते हैं। इसलिए इसको मूर्धन्य मूर्धन्य सा कहते हैं। और इसका जो उच्चारण स्थान है, ये आपका दंत है, इसलिए इसको दंत सा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान दांतों के द्वारा होता है। जीभ और दांतों के स्पर्श से इस वाले सा का उच्चारण होता है। सा से षटकोण वाले का मूर्धा होता है, ठीक है। और जो आपका ये सा से शरीफा होता है, इसका तालु, जीभ तालु को स्पर्श करते हुए इस सा को बोलती है। तो ये आपके तीनों सा हैं, ठीक है। एक तालु सा, दूसरा मूर्धन्य सा, और तीसरा आपका दंत सा होता है। इसको भी नोट कर लेना, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ से जो आपके वर्ण होते हैं, या वर्णमाला में जो भी आपके अक्षर या वर्ण होते हैं, उनको दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक को हम स्वर कहते हैं और दूसरे को हम व्यंजन कहते हैं। तो अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि स्वर
किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और ये व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।